नमस्कार, संसद टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट के इस अंक में हम अपने साथियों के साथ आपको दिखा रहे हैं भारतीय लोकतंत्र की एक संक्षिप्त गाथा। हम आपको यह भी दिखाएंगे किस तरह भारतीय लोकतंत्र एक सतत लोकतंत्र बना रहा है और किस तरह बदलते समय के साथ इसने अपने आप को विकसित किया है। 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या वाले भारत में लोकतंत्र विविधता में एकता का एक नायाब उदाहरण है। देश की आबादी में 4,635 से अधिक समुदाय बसर करते हैं, जिनमें 78% न केवल भाषाई और सांस्कृतिक बल्कि सामाजिक श्रेणियां हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक जनसंख्या का 20% है। इन सबको अपने दामन में समभाव के साथ समेटता है भारत का संविधान, जिसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। यहाँ से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मान्यता मिली और यहीं से शुरू होती है आधुनिक भारत के लोकतंत्र के उद्भव की कहानी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शर्त है निष्पक्ष चुनाव और चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सत्ता का संचालन। भारत में आजादी के बाद से ही ये भावना प्रबल रही और फिर 26 जनवरी से जब इसने संस्थागत रूप लिया तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाने की बात तय हुई। और फिर इसी लीक पर 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच लोकसभा का पहला चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में लोकसभा की 489 सीटों के लिए 53 राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के अलावा 533 स्वतंत्र उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। इस दौर में लोकसभा की सदस्य संख्या 499 थी, जिनमें से 10 मनोनीत किए जाते थे। मुद्दतों गुलामी का दंश झेले एक ऐसे नए नवेले देश में जहां विकट चुनौतियां सामने खड़ी हों, लोकतांत्रिक चुनाव का ये पहला प्रयोग चमत्कारिक रूप से सफल रहा। We have proved everybody wrong who thought that India was not capable of continuing its democratic traditions. We have not only conducted our elections peacefully year after year after year, but we have deepened our democracy to the grassroots level so that our Panchayati Raj institutions, our urban local bodies, all of these are now effective democracies and reflect the rights and the entitlements of the people. आपकी जानकारी के लिए आजादी के आंदोलन के दौरान ही ये विचार भी पनप रहा था कि अंग्रेजों के जाने के बाद तानाशाही या राजशाही की तरफ वापसी नहीं होगी। वक्त के साथ साथ इसने ठोस रूप ले लिया। बात आगे बढ़ चुकी थी। नया भारत, मजबूत भारत और लोकतांत्रिक भारत आजादी के मतवालों का लक्ष्य बन चुका था। और फिर आजादी मिली और हमारे लोकतंत्र ने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। और आज हम गर्व से 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। विश्व में हमने अपना नाम बनाया है। जवाहरलाल जी से लेके नरेंद्र भाई तक भारतवर्ष की एक छवि है विश्व में, बड़ी अच्छी छवि है और उसको हमने बना के रखा है क्योंकि हम किसी खाते में नहीं पड़ जाते, किसी खेमे में नहीं जाते। हमारी अपनी विचारधारा है, स्वतंत्र सोच है और हम उस मार्ग से चलते हैं। हालांकि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर चुनाव को टालने की कोशिश की थी, लेकिन इसी बहाने देश दुनिया को पता चल गया कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरा चुकी थीं। इंदिरा गांधी को 21 महीने बाद ही चुनाव कराना पड़ा था, जिसमें कांग्रेस की हार हुई थी। आपातकाल के बाद जो चुनाव हुआ था उससे न कि सिर्फ कांग्रेस को बल्कि सभी राजनीतिक दलों को ये सबक मिला था कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और समाज आज भी अपने शासकों से विनम्रता की अपेक्षा रखती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सारी जटिलताओं के बावजूद देश की जनता का जोर प्रजातंत्र पर ही रहा। भारतीय लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी ताकत है और उपलब्धि भी। हमारे देश में पंचायत से लेकर राष्ट्रपति तक बरास्ते चुनाव ही आते हैं। ये वजह है कि सार्वजनिक जीवन में आने वाला हर नागरिक इस ओर बढ़ता है और चुनकर आने की भरसक कोशिश करता है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत ही है कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि आम शहरी की नजरों में
ऊंचा स्थान रखता है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी इसलिए भी हुई क्योंकि आजादी के आंदोलन में शामिल सभी नाम लोकतांत्रिक विचारों के हामी थे, भले ही विचारधारा कोई भी रही हो। बाल गंगाधर तिलक से लेकर सुभाष चंद्र बोस और मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही बने, खड़े हुए और चले। आज आजादी के बाद भी तमाम राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं मौजूद हैं और समय समय पर पार्टी के आंतरिक चुनाव के बारे में चुनाव आयोग को हलफनामा देना होता है। चुनाव आयोग भारतीय लोकतंत्र का एक अहम स्तंभ है, जिसकी स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन कराने के साथ साथ चुनाव खर्च और कदाचार पर भी नियंत्रण रखता है। 25 जनवरी 1950 को स्थापित चुनाव आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कराता है। भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है ताकि वे सरकार के दबाव में अपने आप को महसूस न कर सकें। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है, जिसके तहत भारत के सभी वयस्क नागरिकों को मतदान में भाग लेने का अधिकार है और इसके अलावा एक व्यक्ति एक वोट समान अधिकार के सिद्धांत पर सभी वयस्क नागरिकों को मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने का भी अधिकार है। आजादी के बाद हुए पहले आम चुनाव में 17.3 करोड़ नागरिक मतदान के योग्य थे। इनमें से 44.87% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। फिर 6 दशक आगे 2014 में 16वें आम चुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 81.4 करोड़ हो गई थी। मतदान प्रतिशत बढ़कर 66.4% हो गया था। इनमें 67.9% पुरुष और 65.6% महिलाएं थीं। उम्मीदवारों की संख्या 8,251 थी। इसी तरह 2019 के आम चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत 67.40 रहा। इस चुनाव में लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़कर 545 हो गई। भारत की चुनाव प्रक्रिया दुनिया में सबसे बड़ी है। इसे और सुगम बनाने के लिए 1982 से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग शुरू हो गया, जिसने भारत में लोकतांत्रिक चुनाव और नतीजों को गति दी। ईवीएम मशीन्स का निर्माण भारत में ही होता है और इस तरह इसमें किसी भी भारी हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं रहती। भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका भी लोकतंत्र का बड़ा संबल है। पंचायत से केंद्र स्तर तक हमारे न्यायतंत्र का विस्तार लोकतंत्र के प्रति आस्था को और मजबूत करता है। भारत की न्यायपालिका सत्ता को निरंकुश होने से रोकती है। सर्वविदित है कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली चेक्स एंड बैलेंसेस का जीवंत प्रमाण है। यानी अगर कोई भी संवैधानिक अंग अपनी सीमा का अतिक्रमण करता है तो दूसरे अंग हालात बिगड़ने से रोकते हैं, पुनः संतुलन बनाते हैं। Our growth as a parliamentary democracy, according to me, is a fantastic case study for anyone who is a serious student of political science and constitutional studies. Because whenever a particular arm of the state has fallen back on its duties, the Constitution has enabled other arms of the state to step into the picture and ensure delivery of the goods so that the public doesn't suffer. बदलते वक्त के साथ राष्ट्र की युवा शक्ति को लोकतंत्र से मजबूती से जोड़ने के लिए 1989 से मतदाताओं की आयु कम करके 18 बरस कर दी गई, जो पहले 21 बरस थी। इसने हमारे लोकतांत्रिक परिदृश्य को नई शक्ल दी। आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है, लेकिन साल 1989 में ये तय किया गया कि मतदान की उम्र को 21 से घटाकर 18 कर दिया जाए, ताकि युवाओं का लोकतंत्र में भागीदारी को अधिक से अधिक किया जा सके और उनका नीति निर्धारण में अहम स्थान हो। इस फैसले का भारत के लोकतंत्र पर दूरगामी असर रहा और युवाओं को अधिक से अधिक भागीदारी करने का अवसर मिला। आजादी के बाद भारत के लोकतंत्र के सामने जातियों में बटा समाज एक और बड़ी चुनौती थी। असमानता की बड़ी खाई तस्वीर को और धुंधला कर रही थी। सत्ता और राजनीति की मुख्यधारा में भी वंचितों के लिए कोई जगह नहीं थी। हमारे लोकतंत्र पर ये एक बदनुमा दाग जैसा था, जिसे मिटाने के लिए 2 चरणों में काम किया गया। दलितों और आदिवासियों के लिए संविधान निर्माण के समय से ही 15 और 7.5% आरक्षण की व्यवस्था की गई और इन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नाम से वर्गीकृत किया गया। लेकिन इन कदमों से ही बात नहीं बनी। भारत की कुल जनसंख्या का करीब 41% कुछ अन्य पिछड़ी जातियां थीं।
जो जातीय विभाजन का शिकार रही थीं। सरकारें इस मुद्दे के समाधान पर लगातार विचार करती रही हैं। फिर 1953 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने काका कालेकर आयोग और फिर 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया। दोनों आयोगों की सिफारिशों को लेकर विभिन्न स्तरों पर लंबी बहसें चलीं और फिर 1992 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण को लागू कर दिया। मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद देश की राजनीति ने करवट बदली और समाज में परिवर्तन का दौर चल पड़ा था। लेकिन सामाजिक परिवर्तन का दौर यहीं नहीं रुका। आजाद भारत में यह महसूस किया जा रहा था कि वंचितों की जमात सिर्फ पिछड़े वर्गों तक सीमित नहीं है, ये लकीर सामान्य जातियों के बीच से होकर भी गुजरती है। यानी इस वर्ग में भी सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़ा तबका बढ़ा है। भारत के लिए ये चिंता का सबब था। फिर सन 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मेजर जनरल एसआर सिन्हा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसने सन 2010 में इसके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था दी। इसे 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने लागू किया। तो पिछले 75 वर्षों की यात्रा में तमाम ऐसे पड़ाव आए जब व्यापक नीति बनाते वक्त राजनेताओं ने निज हित, जात पात और क्षेत्र की संकीर्णता को दरकिनार कर राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना था। आजादी के बाद के दौर में भारतीय लोकतंत्र ने अपनी आर्थिक नीतियों को बुनते वक्त समाजवाद को केंद्र में रखा था। ये सिलसिला 90 के दशक तक चला, पर समाजवाद का ये मॉडल भारत के संसदीय लोकतंत्र के इर्द गिर्द घूमता था। ये सोवियत संघ के राजनीतिक अधिनायकवाद से दूर रहा। अगर दुनिया के अन्य देशों से तुलना करें तो आप पाएंगे कि भारत का लोकतंत्र सबसे सहज और सरल है, जहां एक वोट से भी हुई हार या जीत को सभी स्वीकार करते हैं। चूंकि भारत में बहुदलीय लोकतंत्र है, इसलिए अगर एक पार्टी का बहुमत ना भी हो तो भी वो अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। मगर भारत के पास लिखित संविधान है और देश भर में सारे नियम कानून इसी के आधार पर बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि संसद से पारित कानून को भी अदालत में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वो संविधान सम्मत नहीं है। लौटते हैं आर्थिक नीतियों की तरफ। तो बदलते दौर के साथ समाजवाद से प्रेरित आर्थिक नीतियां बेमायने होने लगी थीं। इनकी प्रासंगिकता खत्म होने लगी थी। नई विश्व आर्थिक व्यवस्था में प्रतिस्पर्धी आर्थिक नीतियों की जरूरत महसूस हुई, जिसमें निजी क्षेत्र की अहम भागीदारी थी। हालांकि कई विदेशी अर्थशास्त्रियों का मानना था कि बिना कड़ाई के आर्थिक सुधारों को लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत में इसके विपरीत तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने 1991 में नई आर्थिक नीति लागू कर दी, जिसका अनुसरण उसके बाद आने वाले सभी प्रधानमंत्रियों ने किया। कई बार ऐसा भी हुआ जब सरकार की नीतियों का विरोध हुआ। सरकार ने समझाने का प्रयास भी किया, पर फिर नीतियों में परिवर्तन कर उदारता का परिचय दिया। इसका ताजा उदाहरण 3 कृषि कानून है, जिसे सरकार ने लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में अदालत ने इसको लंबित कर दिया और फिर सरकार ने सन 2021 के शीत सत्र में इन्हें वापस ले लिया। ये है भारत के लोकतंत्र की ताकत। भारत के लोकतंत्र की इस यात्रा में कई बार ऐसा हुआ जब सरकार की नीतियों का विरोध सड़क पर दिखाई दिया। ऐसे में सरकारों ने लगातार कोशिश की कि किसी तरीके से विरोधियों या आंदोलनकारियों को समझाया जाए और नीतियों के बारे में बताया जाए। सरकारें कई बार इसमें सफल हुई और कई बार विफल। हाल ही में तीनों कृषि कानूनों का वापस लेना इसका एक ताजा उदाहरण है। भारतीय संविधान के 2 पहलू हैं। एक पहलू है जो अटल और अचल है और दूसरा पहलू है जो लचीला है। दोनों का ही होना आवश्यक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत को अपनी पहचान बनाए रखनी चाहिए और संविधान भारतीय पहचान को दुनिया को बताता है। और लचीलेपन की इसलिए ज़रूरत है ताकि समय के हिसाब से जो हमारी मांगें हैं, समाज की जो मांगें हैं, उसकी पूर्ति संविधान के अंदर ही और संविधान के द्वारा हो जाए। तो दोनों ही पहलू का होना बहुत ही आवश्यक है। As a parliamentary democracy, we have ensured that all our parliamentary institutions are strengthened. The federal nature of our polity, the unity in diversity, our pride in our diversity has all taken roots, deep roots. And today
we can say with complete confidence and show to the rest of the world that our democracy has taken such deep roots that nobody, no individual, no country can defy our people their democratic rights. आजादी के बाद से ही भारत में कुछ धार्मिक मुद्दे समाधान मांग रहे थे, खास तौर पर अयोध्या का विवादित ढांचा। इस पर हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय अपना हक जता रहे थे। आंदोलन हुए, अदालत का दरवाजा भी खटखटाया गया। फिर सन 2019 में अदालत का फैसला हिंदू समुदाय के पक्ष में आया, जिसे सबने समान भाव से स्वीकारा। इसी तरह 80 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो मामले पर अलग से एक कानून बनाया था। तो बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 3 तलाक को कानून के जरिए निरस्त किया गया। के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। ये भारत के गरिमामय लोकतंत्र का एक अद्भुत उदाहरण है कि कभी देश के सभी तबकों ने अदालत या संसद की बातों को स्वीकारा, तो कभी सरकारों ने जनता की इच्छा का सम्मान किया। करीब 1.5 अरब की आबादी वाले देश में लोकतंत्र लगातार इसीलिए मजबूत हुआ क्योंकि आबादी के 4,665 से अधिक समुदायों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल किया गया। धार्मिक अल्पसंख्यकों को हमेशा बहुसंख्यक समुदाय का साथ मिला। ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है जो उसे दुनिया में एक अलग दर्जा और मुकाम दिलाती है। पहला परिवर्तन तो यही है कि हम एक प्रजातांत्रिक पद्धति में आए और हमने प्रजातांत्रिक पद्धति को बड़े अच्छी तरह से डट के चलाया। ये बहुत बड़ी बात। दूसरी बहुत बड़ी बात तो परिवर्तन मैंने देखी वो ये है कि पहले लाखों करोड़ों लोग जो पसमानदा थे, जो पिछड़े हुए थे, जो आदिवासी थे या दलित भाई बहनें, वो पीछे रह गई थी, वो बाहर थे, वो हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक मध्य में नहीं आए थे। लेकिन आज़ादी के बाद ये लोग सब जो हैं प्रजातंत्र के कारण इनको सबको अपना अपना हक मिला और ये सब हमारे देश की विकास में भाग इन्होंने पूरा लेना शुरू किया। इथियोपिया के एक राजदूत ने दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में कहा था कि उनके देश में जब भी कोई सामाजिक समस्या खड़ी हुई, उन्होंने भारत की तरफ देखा। वहीं तंजानिया के एक विशेषज्ञ ने सलाह दी कि भारत को शांति सेना से ऊपर उठकर सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के काम में दूसरे देशों को मदद देनी चाहिए। दुनिया के अन्य देश भी भारत को लोकतंत्र का एक अनुपम उदाहरण मानते हैं। I am convinced that by the time India reaches its 100th year of independence, we will be the second or the third largest economy in the world and have a major place in the global community. This is a uniqueness which will be an example for other countries as well. ये भारत का लोकतांत्रिक बल ही है कि भले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसे स्थायी सदस्य का दर्जा ना मिला हो, लेकिन कोई भी देश उसका खुलेआम विरोध नहीं करता। भारत के गरिमामय लोकतंत्र की मान्यता की वजह से ही G7 में भारत को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें चीन और रूस जैसे देशों की भागीदारी नहीं होती। तो ये थी भारत के लोकतंत्र की संक्षिप्त गाथा। हमने देखा किस तरह भारत ने एक सतत लोकतंत्र के रूप में अपने आप को विकसित किया है। संसद ने जनता का विश्वास जीता है और जनता ने संसद पर भरोसा जताया है। तो संसद टेलीविज़न के इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।